बहुत समय पहले की बात है। मीनकपुर गांव में एक ममता नाम की औरत अपने बेटे लोकेश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता दूसरों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा करने और साफ सफाई करने का काम किया करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा बसर चलता था। एक दिन ममता अपने बेटे लोकेश से कहती है, बेटा जा भानु भैया की दुकान से राशन लेकर आ। अगर वो पैसे मांगे तो बोल देना, अगले महीने पैसे आते ही उधारी चुकता कर देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी भानु भैया की दुकान से राशन लेकर आता हूँ। लोकेश भानु की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है और कहता है, भानु भैया, माँ ने राशन मंगाया है। वो कह रही थी अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब मर्जी मुंह उठाए उधारी लेने चले आते हो। उधारी के चक्कर में मेरी दुकान बंद होने के कगार पे है। तुम लोगों ने तो पहले की अभी उधारी चुकता ही नहीं किया। मैं नहीं दे सकता भाई उधार। भानु दुकानदार की बात सुनकर लोकेश वापिस अपने घर की तरफ आने लगता है और सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ। मैं 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुटा सकता। मेरी माँ कितनी परेशानी से दूसरों के घरों में काम करती है। शायद अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। लोकेश ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक रिसीवर पे पड़ी। रिसीवर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। रिसीवर, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस मेरा एक सपना है कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। वो दूसरों के घरों में जाकर दिन रात बर्तनें धोती हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे हमारे घर का गुजर बसर चले। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बेटा, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम बहुत तकदीर वाले हो। तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त सभी के जुबान पे बस तुम्हारा ही नाम होगा बेटे। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ स्वामी। मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, फिर सबके जुबान पे मेरा नाम कैसे होगा? इस संसार में सबके जीवन में एक अनोखी कहानी है और तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है बेटे। इतना कहकर रिसीवर चले जाते हैं। लोकेश को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है और फिर लोकेश भी अपने घर की तरफ चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का राशन लेने भेजा था। माँ, भानु भैया ने उधारी देने से मना कर दिया। कह रहे थे मैं और उधारी नहीं दे सकता। पहले से ही तुम लोगों पे उधारी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज ही मार्केट से पैसे लेकर आऊंगी। तू जाकर भानु के उधारी चुकता कर देना। जा तू खाना खा ले। मैं खाना बाद में खा लूँगा माँ। पहले आप मुझे एक बात बताओ। आज रास्ते में मुझे एक रिसीवर मिले थे और मुझे कह रहे थे मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, बहुत जल्द सबकी जुबान पे मेरा ही नाम होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी मुझे एक रिसीवर ने कहा था कि तेरा बेटा बड़ा ही भाग्यशाली है, ये बड़ा होकर राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब का लड़का राजकुमार कैसे बन सकता है? तुम सही कह रहे हो लोकेश, लेकिन कभी कभी ये भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। मेरे गांव में एक सुनीता नाम की औरत ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया। उस बच्चे की खुशी में उसके पति महेंद्र ने पूरे गांव में दावत दी थी। वो औरत
भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसीलिए अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए उन्होंने एक ऋषि को बुलाया। मैं तुम्हारे इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम इन लोगों का भविष्य जानने की कोशिश भी मत करना, वरना सारा खुशी दुखों में बदल जाएगा। ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? ऐसा कोई पाप नहीं किया हमने जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो, ये तुम्हारा बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषिवर की बात सुनकर सुनीता के होश ही उड़ गए। ऐसे कैसे हो सकता है भला? कोई भाई अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है? मैं ये भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, जब समय आएगा तब खुद देख लोगे। इतना कहकर ऋषिवर वहां से चले जाते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, नहीं, ये असंभव है। हमारे बच्चे आपस में कभी शादी नहीं कर सकते। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। हम अपने बेटी को मरवा देते हैं, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम उस ऋषि के चक्कर में आकर अपने औलाद के मारने को सोच रही हो। ईश्वर ने इतने वर्षों बाद हमें औलाद का सुख दिया है और तुम उसे मारने की बात कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन हमें भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ हमारे जीवन में बचपन से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई हैं। मैं जब भी भविष्यवाणियों को अनदेखी की हूँ, मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए हमें भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, हमें इस भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेनी चाहिए। देखो सुनीता, हमें सोच समझकर और समझदारी से ही कोई कदम उठाना चाहिए। अब बताओ हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहते हुए भी ये करना होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आज तक किसी ने जो नहीं किया होगा मैं वो करूँगा। अपने ही हाथे मैं अपनी औलाद की जान लूँगा। वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और उस ऊंची पहाड़ी से उस बच्ची को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बच्ची पे पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। बट इस जंगल में कौन छोड़ के गया है? मुझे इसे यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना कोई जंगली जानवर इस बच्ची को खा जाएगा। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे किधर हो भगवान, जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए? मैं तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला लगता हूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा मतलब है आपको ये बच्चा कहाँ से मिला? अरे भगवान, मुझे ये नन्ही बच्ची पहाड़ियों वाले जंगल में मिली। पता नहीं कौन छोड़ के गया था। मुझे दया आई, मैंने उठा लाया। अरे बहुत अच्छा किए जो इसे अपने घर उठा लाए। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल चांद की टुकड़ा। हम भी इसे अपने सोहन बेटे की तरह ही पालेंगे। आज से ये हमारे परिवार की हिस्सा है। वो ये कई बरस बीत चुके होते हैं और दोनों भाई बहन काफी बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होते देख सुनीता और उसके पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था।
एक दिन सुनीता का लड़का बाहर किसी काम से बहुत दूर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक अमीर घर की लड़की पे पड़ती है। वो उस लड़की को देखकर सब कुछ भूल जाता है और अपने माँ बाप को बगैर बताए उस लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की को अपने घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये सेठ हमीरचंद की बेटी है। बेटा, शादी करने की इतनी क्या जल्दी थी? हमसे पूछ लेता, आखिर हम भी तेरे माता पिता हैं। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, आखिर हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहें। अरे भगवान, तुम भी ये क्या लेकर बैठ गई? हमें तो खुश होना चाहिए। आखिर हमारे बच्चे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। जाओ बेटी, तुम आराम करो, थक गई होगी, बहुत दूर से आई हो। बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? सासू माँ, मैं 2 भाई बहन हूँ, लेकिन मैं सेठ हमीरचंद की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ियों के नीचे मिली थी, लेकिन अपनी बेटी की तरह बिल्कुल प्यार करते हैं। अपनी बहू की ये बात सुनकर सुनीता सब समझ जाती हैं कि हमारी ही बेटी हैं। फिर वो अपने पति महेंद्र को बताती हैं कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये बात किसी तरह से उसके बेटे को पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसने शादी किया है वो उसकी अपनी सगी बहन है। इसलिए वो लड़का अपनी जान दे देता है और फिर लड़की भी अपनी जान दे देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियां सच होती है। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझा रही थी कि भविष्यवाणियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब उस ऋषिवर ने सही कहा था माँ कि मेरा भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला है। जिस राज्य में लोकेश रहता था उस राज्य का राजा हरिश्चंद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नरम दिल के थे। उनसे सभी प्रजा बहुत खुश रहती थी कि राजा हो तो ऐसा हो जो सभी प्रजा को एक समान देखता है। राजा के राज्य के सूचित व्यवस्था के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के रहते हुए राजा हरिश्चंद्र को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा के प्रमुख सलाहकार के पद खाली पड़े थे, इसलिए वो चाहते थे कि गांव में जो सबसे बुद्धिमान, ईमानदार और चालाक आदमी को ही ये पद मिले। इसलिए वो अपने मंत्री से कह पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी राजा के 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे 1000 सोने के सिक्के और उसे प्रमुख सलाहकार के पद मिलेंगे। अगले ही दिन मंत्री ढिनोरची को घोषणा करवाने के लिए भेज देते। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, महाराज हरिश्चंद्र का ताजा फरमान। महाराज हरिश्चंद्र के प्रमुख सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु के कारण उनका सलाहकार का पद खाली है। जो भी व्यक्ति राजा के 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे 1000 सोने के सिक्के और सलाहकार का पद मिलेगा। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्या हुआ बाबा, कोई आपत्ति आ गई है सलाहकार की मृत्यु से? बेटा, आपत्ति तो कोई नहीं आई, लेकिन रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा आदमी था। भगवान अच्छे आदमी को जल्दी बुला लेता है। अब पता नहीं कौन सलाहकार बनेगा जो हम प्रजा की हमेशा हित में रहेगा। हमने इतने सलाहकार बदलते हुए देखा, लेकिन रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं रहा। पता नहीं अब हम गरीबों का क्या होगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा के पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाता है। फिर एक दिन लोकेश अपनी माँ से कहता है,
माँ, क्यों ना मैं राजा के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? बेटा, वो राजा हर बार पहेलियां बदल कर पूछता है। कितने लोगों ने उन पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। तुम उन अमीर लोगों के बीच में क्यों जाना चाहते हो? वहाँ पर कितने बड़े बड़े तजुर्बे वाले लोग हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम ना ही जाओ तो बेहतर है। माँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो, अगर मैंने महाराज के पहेलियों का जवाब दे दिया तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज के प्रमुख सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर तुम्हारी हमेशा हिफाजत करें। अगले दिन ही लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। राजा उससे कहते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई मेरे पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है, पर तुम समझदार लगते हो और जवान भी हो। जैसा कि तुम शर्त जानते हो कि जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जी महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर किसी भी इंसान के अंदर शांति है, उसकी मन शांत है, तो वही सबसे बड़ा धनी इंसान है। बहुत खूब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि खुद को पहचानना और समझना। जब हम खुद को पहचानते हैं तभी दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, जीवन में सबसे सच्ची मित्रता क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वही है जब एक मित्र दूसरे मित्र के खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, वो भी बिना स्वार्थ के। बहुत खूब। तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए। वाकई तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। कल से तुम अपना पद संभालोगे। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए। लोकेश 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। लोकेश को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और लोकेश से कहती है, बेटा, तू जब से गया है मैं तब से तुम्हारे लिए ईश्वर से दुआ कर रही थी और ईश्वर ने हमारी सुन भी ली। अब हमें किसी चीज का कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ माँ, आज से तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी दूसरों के घरों में जाकर काम करने की जरूरत है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुखों और तकलीफों में बीत गई। तूने कई सालों बाद आज ये खुशियाँ दिखाई हैं। आज अगर तेरे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। पूरे गांव में ये बात तेजी से फैल गई कि ममता का बेटा लोकेश राजा का सलाहकार बन गया है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोकेश बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। एक दिन लोकेश अपने महल से घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में दो भाई आपस में एक घोड़ी के बच्चे के लिए लड़ रहे थे। लोकेश उनके पास जाकर बोलता है, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? ये जो मेरे सामने आपको इंसान देख रहा है, ये मेरा बड़ा भाई है। एक नंबर का कामचोर और एक नंबर का बेईमान। मेरे पिताजी ने जो कुछ भी दिया था उसे हम दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया था। अब मेरे हिस्से में घोड़ी आई और मेरी घोड़ी ने इसके जमीन में जाकर बच्चे को जन्म दिया। तो आप ही बताइए कि वो बच्ची मेरी हुई या इस बकबक की? आप ही जरा इसे समझाइए। नामराज, ये झूठ बोल रहा है। सालों से ये अपनी घोड़ी को मेरे जमीन में बांधता आ रहा है
अब आप ही बताइए, इसकी घोड़ी ने मेरे जमीन में बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा मेरा हुआ ना, क्योंकि जिसके जमीन में जो चीज रहता है वो उसी का होता है। लोकेश समझ गया कि वो दोनों पागल हैं, इसलिए वो उनसे बोला, तुम दोनों की समस्या काफी गंभीर है, तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए। अगले दिन दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बात बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। दोनों भाई लोकेश को पहचान लेते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं बोलते हैं। जगह से घोड़ी और बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चा भी उसी का हुआ जिसका घोड़ी है। लेकिन तुमने अपने भाई की जमीन में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना पड़ेगा, एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। दोनों भाई लोकेश के फैसला सुनकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।